हिंदी साहित्य में सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में वरिष्ठ साहित्यकार वंदनादेव शुक्ल की लिखी हुई कहानी विरुद्ध विकल्प विच्छेद। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तो तुम नहीं मानोगे ना हमारी बात? मैंने अपनी बात कह दी बाबूजी। अंशु मेरी दोस्त है बस। विपुल छिनी हथौड़ी से अदबनी मूर्ति को तराशता रहा। लड़कों के दोस्त लड़के होते हैं और लड़कियों की सहेलियां होती हैं, समझे? बाबूजी कमरे की देहरी पर खड़े कह रहे थे। ये सब पहले होता था, अब लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, सब एक से हैं। विपुल ने मूर्ति के चेहरे की सिलवट को थोड़ा ठीक किया। देख रहा हूँ जब से तुमने ये फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया है तुम बदलते जा रहे हो। प्लीज़ बाबूजी मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे उलझाइए मत फालतू की बातों में। ये फालतू की बातें हैं, हम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और तुम जानते हो तुमने जैसा चाहा हमने तुमसे असहमत होते हुए भी तुम्हारी हर बात मानी। हम चाहते थे तुम विज्ञान विषय लो, डॉक्टर बनो या LLB करके बड़े वकील बनो, लेकिन तुमने BFA की लाइन चुनी और एक मूर्तिकार हो गए। तुम्हें सर्विस करना पसंद नहीं था, हमने जोर नहीं डाला, जबकि हम जानते थे कि फ्रीलांसिंग में कितनी अनिश्चितता होती है। ये भी तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब तुम्ही को घर की जिम्मेवारियाँ निभानी हैं, लेकिन हम चुप रहे। अब इस बात के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम्हें हमारी शर्त माननी ही होगी, आखिर हम तुम्हारे बाप हैं। मुझे सोचने दीजिए ना मेरी ज़िंदगी के बारे में। 25 साल का हो गया हूँ, कब तक सोचेंगे आप मेरे भविष्य के बारे में? वैसे क्या किया है मैंने? कौन सा गुनाह? वो भी मेरे साथ पढ़ती थी कॉलेज में, एक आर्टिस्ट है मेरे ही जैसी। दोस्ती का एक ही मतलब तो नहीं होता ना बाबूजी। एक मिडिल क्लास की और इंटेलिजेंट लड़की है, उसकी मदद करता हूँ कभी कभी, और क्या। किसी की मदद करना बुरा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे इस कमरे पर आती है, तुम लोग रात देर तक काम करते रहते हो। हमारे और रिश्तेदार भी यहाँ आसपास ही रहते हैं, हम कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? अपनी जात बिरादरी की होती तो भी एक बार सोचते, समाज क्या कहेगा? कौन सा समाज? मैं नहीं मानता कोई समाज वमाज। क्या दिया है हमें समाज ने? जब आपको दिल का दौरा पड़ा था, कौन सा समाज आया था आपकी सहायता करने? कैसे कैसे मैंने पैसों का इंतज़ाम किया था। जिज्जी की शादी में आपने अपना प्लॉट बेच दिया था। किस रिश्तेदार ने हमारी मदद की थी बताइए ज़रा। आप सब तो जानते हैं। बाबूजी थोड़े नरम पड़ गए, बोले, देखो बेटा तुम बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, हम ये जानते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल के बच्चों में रेयर ही है कि इतने काबिल और नामी कलाकार होने के बावजूद तुम्हारी खाने पीने की कोई भी बुरी आदतें नहीं हैं, रहन सहन भी सीधा सिंपल है। बस इतनी सी बात नहीं मान सकते हमारी, ये भी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। बाबूजी विश्वास कीजिए, मेरे और उस लड़की के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। ये कमरा सिर्फ कमरा नहीं, मेरा स्टूडियो भी है। यहाँ मेरे मित्र जो लड़कियाँ भी हैं आएंगे, लेकिन सिर्फ काम से। मुझे अब कोई बहस नहीं करनी तुमसे। वो लड़की तुम्हारे इस कमरे पर नहीं आएगी तो नहीं आएगी बस। ये सिर्फ तुम्हारा घर या स्टूडियो नहीं, यहाँ हम सब भी रहते हैं, समझे? बाबूजी का स्वर ऊंचा हो गया था। ठीक है, यदि आपका यही निर्णय है तो कल मैं अपने लिए कमरा देख लूँगा। जो चाहे करो, इस कीमत पर तो बिल्कुल नहीं रहोगे इस घर में। और तुम क्यों आंसू बहा रही हो जी? हमारा ही लड़का हमारी बात नहीं मानेगा, कोई लिहाज नहीं करेगा और हम चुप बैठे रहेंगे? याद रखो हम उन बापों में से नहीं हैं। हर चीज़ की एक हद होती है भाई। दरवाजे की आड़ में सुबकती हुई अम्मा से कहते हुए बाबूजी कमरे में चले गए। अम्मा भी उनके पीछे पीछे। लेकिन जवान लड़का है, कुछ तो ख्याल करो, अपना ही लड़का घर से चला गया तो बुढ़ापे में। अरे कैसा बुढ़ापा? कोई नहीं जाता, अकेले रहना हंसी खेल है क्या? विपुल का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी दोस्त अंशु ने बहुत पूछा उससे कि क्या हुआ अचानक, ये डिसीज़न क्यों, लेकिन उसने घर से अलग होने के कुछ सीधे साधे से बहाने बताए और अपना सीमित सामान लेकर वो बजरंगी की गली के उस मकान में शिफ्ट हो गया। उसमें 2 कमरे थे, 2 बालकनी और एक किचन। पीछे एक छोटा सा आंगन जिसके सिरे पर बाथरूम।
आंगन में बीही का एक पेड़। वो एक पुराना मकान था और कुछ एकांत में, इसलिए सस्ता भी था। वहाँ रहने पर पता चला कि यहाँ पानी की किल्लत भी है, लेकिन गनीमत ये थी कि बाहर ही हैंडपंप लगा था, जो था तो सार्वजनिक, लेकिन सुविधा तो थी ही। विपुल की ज़िंदगी का ये पहला ही मौका था जब वो अपने घर और अपनों से अलग रहने आया था। जाहिर था कि आदतें भी वैसी ही थीं। वहाँ तो समय पर अम्मा चाय, खाना, नाश्ता सब कमरे पर ही दे देती। बाबूजी बाजार जाते वक्त पूछ लेते कि कुछ चाहिए तो नहीं, बाजार जा रहे हैं। बाबूजी ये भी जानते थे कि विपुल मिठाई का शौकीन है, तो कभी बर्फ़ी, कभी गाजर का हलवा, कभी बेसन के लड्डू लेते आते बाजार से। थाली में एक न एक मिठाई सजी ही रहती। लेकिन यहाँ तो खाने के ही लाले पड़ने लगे। विपुल को खाने के लिए कुछ दूरी पर होटल पर जाना पड़ता, जिसका मालिक बहुत ही बातूनी और खड़ूस था। विपुल को कम बोलने की आदत थी, लेकिन संकोच में वो वहाँ बैठा रहता जब तक उसकी बात खत्म ना होती। अंशु अब यहाँ आने लगी थी। स्टोव का इंतजाम भी उसी ने किया था, लेकिन एक तो अलग रहने की अनुभवहीनता और दूसरे समय और ऊर्जा का दुरुपयोग, इसने विपुल को अब साधित कर दिया। वो भूखा प्यासा दिन रात मूर्तियाँ बनाता, न जाने कितने भाव, कितनी भंगिमाएँ, कितने रूप। अंशु एक मैगजीन में आर्ट डिज़ाइनर हो गई थी। वहाँ से सीधे वो विपुल के कमरे पर आती। लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेकर आई हूँ, धनिए की हरी चटनी के साथ। यार, मन नहीं है मेरा। चलो, कुछ काम बिना मन के ही कर लेने चाहिए, है ना? उठो। और वो उसे हाथ पकड़कर उठा देती। वो जबरन इसे खिलाती, चाय बनाती, कभी खाना पैक करके ले आती। विपुल की प्रदर्शनी और काम में सहयोग देती। रोज़ शाम को अपने घर चली जाती थी। अब विपुल का जीवन ढर्रे पर आने लगा था। उसकी पहचान बनने लगी। वो और अंशु एक दूसरे का भावनात्मक संबल ही नहीं, एक दूसरे की प्रेरणा भी थे। अंशु ने इसी बीच ग्लास कटिंग और पोटर्स मेकिंग का डिप्लोमा भी ले लिया, जिससे उसे बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उसने एक इंटीरियर डेकोरेटर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। उस दिन बाबूजी ढूंढते ढूंढते विपुल के कमरे तक आ गए। अरे आइए बाबूजी, फ़ोन कर देते तो लेने आ जाता। विपुल खुश था। नहीं, कोई बात नहीं, पता तो फ़ोन पर बता ही दिया था तुमने। कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। और कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा कैसी हैं? उन्हें भी लेते आते ना। हाँ, कह रही थी वो भी आने को, लेकिन हमने कहा आज हम देख आते हैं घर, फिर तुम्हें लेवा चलेंगे। मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा। और काम ठीक चल रहा है? हाँ, आपका आशीर्वाद है। खाने उने का क्या इंतज़ाम है? पास में एक शाकाहारी होटल है, वहाँ खा आते हैं या बंधवा लाते हैं, यहीं खा लेते हैं। अरे हाँ, भूल ही गए, अम्मा ने कुछ सामान भेजा है तुम्हारे लिए। अरे उसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? माँ और पिता से पुत्र कितना ही नाराज़ हो जाए, लेकिन उनके लिए वो हमेशा जिगर का टुकड़ा ही रहता है। और वैसे भी और कोई तो है नहीं हमारे आगे पीछे। कहते हुए बाबूजी की आंखें थोड़ा पनीली सी हो गईं। विपुल भी भावुक हो गया। अरे घर में नहीं तो क्या हुआ, शहर तो वही है। ये भी आप लोगों का घर ही है, जब मन करे आ जाया कीजिए। ये लो सामान, झोला बाद में लौटा देना। अरे इतना सामान? कुछ बर्तन वर्तन भी हैं। कह रही थी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कुछ अचार मिठाई वगैरह बनाकर भेजी है। ओ अम्मा भी घुटनों के दर्द से इतनी परेशान रहती हैं तो भी। अरे हाँ, कल तुम्हारा पेपर में फ़ोटो आया था, पड़ोस वाले गुप्ता जी दिखाए हमें। किसी चीज़ में तुम्हें पुरस्कार मिला है? हाँ बाबूजी, वो मेरी मूर्तियाँ मुंबई आर्ट फेस्टिवल के लिए चुनी गई थीं। वहाँ उन्हें बहुत पसंद किया गया। कई बड़े अखबारों में उसकी खबर छपी है। कुछ मूर्तियाँ बिकी भी हैं। काफ़ी नाम हो रहा है तुम्हारा, अच्छा लगता है सुन के। हाँ बाबूजी, आप लोगों ने भी बहुत बढ़ावा दिया है, तभी तो इस स्थिति तक पहुँचा हूँ। अभी तो आगे बहुत कुछ करना बाकी है। ज़रूर करो, लेकिन हमारी बात याद रखना। क्या? दुनिया में चाहे कितना ही नाम कर लो, लेकिन चरित्र है तो सब कुछ है। मतलब यही कि लड़कियों से परहेज करना बेटा। अभी तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, लड़कियों से दोस्ती हो जाती है तो सब कुछ रखा रह जाता है। हमने बहुत लोगों को मिटते देखा है लड़कियों के चक्कर में, इसीलिए अपने अनुभवों से कह रहे हैं। एक और बात कहने आए थे तुमसे। जीवन बीमा निगम के एक तिवारी जी हैं, 20 बिस्वा के कानिको जो ब्राह्मण हैं, उनकी लड़की ने बीएससी किया है।
दिखने दिखाने में भी ठीक है, सुशील संस्कारी लड़की है, तुम्हारे लिए उसका रिश्ता आया है। आजकल लोग नौकरी पेशा लड़का ही तलाशते हैं, लेकिन उन्होंने खुद तुम्हारे लिए भेजा है रिश्ता। अपने परिवार और संस्कारों से प्रभावित हैं शायद वो लोग। तुम थोड़ा समय निकाल कर आ जाओ घर तो देख लो लड़की। अभी तो बिज़ी हूँ, आपको फ़ोन पर बता दूँगा। अच्छा, आप चलते हैं, रात हो रही है। ठीक है बाबूजी, अपना और अम्मा का ख्याल रखिएगा। विपुल कुछ देर मौन बैठा रहा। कितनी जल्दी रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं। क्यों इतने रिजिड हो जाते हैं उम्रदराज लोग। समय दुनिया सब बदल रही है, ये क्यों नहीं सोच पाते। जानता हूँ अम्मा छिप छिप कर रोती होंगी मुझे याद करके। रात में कितने बार आग रजाई उड़ाती थी। जब मेरा चाय या कॉफ़ी का मन होता था, ना जाने कैसे उन्हें एहसास हो जाता था। चाय कॉफ़ी हाजिर। माँ और मैं दोनों जानते हैं कि आज मैं यहाँ अकेले रहकर जो परेशानी भुगत रहा हूँ और अम्मा को जो मेरे कारण मानसिक कष्ट हो रहा है, उसके जिम्मेवार सिर्फ बाबूजी हैं। मैंने सोचा था कि मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। अम्मा बाबूजी को हमेशा अपने साथ रखूँगा, बुढ़ापे में उनकी सेवा करूँगा। लेकिन हेलो, किन ख्यालों में खोए हो विपुल? कब से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ। ओह सॉरी यार, कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे तो ठीक है, लेकिन यदि बैंक ड्राफ्ट बनाने की फ़िक्र कर रहे थे तो उससे मुक्त हो जाओ। वो मैंने अभी आते वक्त बनवा दिया है, और एक और प्रॉब्लम हल कर दी तुम्हारी। वो कौन सी? अब तुम्हें खाना खाने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, टिफ़िन वाला देने आएगा घर। ओह, ये तो सोचा ही नहीं था। सच है अंशु, खाली कलाकार होने से कुछ नहीं होता, थोड़ी दुनियादारी भी आनी चाहिए। जी, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अच्छा सुनो, चाय पियोगी? रुको, मैं बनाती हूँ। अरे तुम नौकरी से थक कर आई हो, तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। ओके, थैंक यू। विपुल चाय लेकर आया और दोनों बरामदे में चाय पीने लगे। सुनो, कल तुम्हारे फादर आए थे क्या यहाँ? हाँ, शाम को आए थे। क्यों? कुछ नहीं। जब मैं यहाँ से जा रही थी घर तो मुझे मिले थे रास्ते में। मैंने नमस्ते किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे देखा नहीं होगा, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। रियली? तुम्हें एक संस्कारवान और सभ्य लड़की कहते हैं वो तो मैं हूँ, वरना आजकल की लड़कियाँ। अंशु खुश हो गई। ओह थैंक्स अंकल। सुनो, एक मेरी फ्रेंड है, उसके पापा की पहचान गैस एजेंसी में है। उसने कहा है कि एक रेगुलेटर और गैस का चूल्हा खरीद लो, सिलेंडर का इंतज़ाम मैं करवा दूंगी। हर महीने जब भी ज़रूरत हो बस फ़ोन कर देना। अंशु एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम नौकरी वोकरी भी करती हो या मेरे बारे में ही सोचती रहती हो? अंशु हंसने लगी। यार सही कहूँ, तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हारा रिगार्ड करती हूँ मैं। तुम हो ही इतने अच्छे, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो रहा है। दो इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुके हो तुम। यूएस की सबसे बड़ी आर्ट मैगजीन में तुम्हारा नाम, वर्क और फ़ोटो छपा है। कौन आंक सकता है इसकी कीमत मेरे सिवा? शायद तुम भी नहीं। बस बस, अब ज़्यादा मत चढ़ाओ। सुनो, एक प्रॉमिस करो। अंशु की आंखों में एक चंचलता थी। बोलो। विपुल ने मूर्ति को फिनिशिंग टच देते हुए कहा। जब तुम बाकायदा एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो जाओगे और कहीं विदेश में बस जाओगे, रजा या हुसैन की तरह, तो मुझे अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी बना लोगे? मुझे विदेश का बहुत क्रेज़ है, अक्सर सपने देखती हूँ। विपुल हंसा। डियर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो मैं हो चुका हूँ। रही विदेश में बसने की बात, तो तुम सिर्फ मेरी पीए ही नहीं, मेरी बॉडीगार्ड भी रहोगी। अंशु जोर से हंसी। ओह सो स्वीट। वो विपुल से लिपट गई। ओह वेट वेट। अंशु छिटक कर दूर हो गई। आर यू मैड बेशर्म? उसकी आंखों में सपनों की झिलमिलाहट थी। देखो, इसकी शर्त तुमसे मिलती है, विपुल ने अंशु को अपनी नई बनाई हुई मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझसे? दैट्स नाइस। यानी अब मैं आपकी कल्पना में भी शामिल होने लगी हूँ। कहीं लियोनार्डो दा विंची और मोनालिसा ने इस धरती पर पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया? जानती हो, इस यूनिवर्स में कुछ भी असंभव नहीं, सब हो सकता है। यानी तुम जो कह रही हो वो भी। वे दोनों हंसते रहे। अरे हाँ, हम लोग तुम्हारे बाबूजी की बात कर रहे थे। वो मिले थे मुझे उस दिन। मैंने पूछा नहीं तुमसे, तुम वो अच्छा भला घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कोई ख़ास नहीं, थोड़ी कहा सुनी बस।
हो जाती है बाप बेटे में, लेकिन अब अलग हो जाने के बाद अपराध बोध सा लगता है। मैं जानता हूँ मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं क्यों इतने अनुभवी और सहृदय होने के बाद भी बाबूजी। ओके, अड़े रहें अपनी जिद पर। उनकी हर बेवकूफ़ी भरी जिद से एग्री नहीं हुआ जा सकता ना। चलो छोड़ो, एक बार चेक कर लेना परसों का मुंबई का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया क्या? 4 वेटिंग थी उसमें। यार अब तो फ्लाइट से आया जाया करो ना, ट्रेन में पूरे 2 दिन लगते हैं। माना कि डाउन टू अर्थ होना एक अच्छी बात है, लेकिन स्टेटस और सुविधा का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना आदमी को। अरे तुम तो सीरियस हो गई यार। मैं ऐसा ही हूँ, ट्रेन से मुझे अच्छा लगता है बस। बचपन से ट्रेन में ही चले हैं। हाँ लेकिन टाइम तो बचता है, ये भी सच है। सोचा था फ्लाइट का भी मैंने। तो करवा दूँ फ्लाइट बुकिंग? पहले देख लो, कंफर्म हो गया हो तो अगली बार फ्लाइट से देखेंगे। अंशु कुर्सी पर बैठ गई और लैपटॉप खोलकर देखने लगी। अचानक बाहर बादल घिरने लगे, बूंदें भी पड़ने लगीं। अरे अब घर कैसे जाओगी अंशु? देखो बारिश हो रही है। यहीं रह जाती हूँ ना। विपुल उसे देखता रह गया। अरे घबरा गए? मजाक कर रही थी यार, कोई बात नहीं, कैब बुला लूँगी। सोच रहा हूँ तुम पर कितना निर्भर हो गया हूँ। हाँ सो तो है, जब शादी हो जाएगी मेरी तब क्या करोगे? अंशु जोर से हंसी। उसके चेहरे पर एक गुलाबी आभा उगाई थी। सोचा नहीं अभी। विपुल भी हंसने लगा। जब विपुल मुंबई से लौटकर आया तो देखा किचन पूरा व्यवस्थित और घर साफ सुथरा था। लग रहा था जैसे एक बसी बसाई गृहस्थी हो। उसने अंशु को फ़ोन किया। अंशु मैं मुंबई से आ गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दूसरे घर में आ गया हूँ। अरे ऐसे कैसे? ये तो प्रॉपर घर है यार। ये सब कहाँ से लाई तुम, बताओ। हम तो डियर दोस्ती ऐसे ही निभाते हैं। वो छोड़ो, तुम्हारी मुंबई यात्रा कैसी रही? प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स कैसा रहा? तुम लौटते वक्त आना, फिर साथ खाना खाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, खाने की फिक्र मत करना, कुछ लेती आऊँगी या बाहर खा लेंगे। शाम को अंशु घर आई। दूध की थैली, बिस्किट्स, चाय की पत्ती जैसी चीज़ें लाई थी वो। खाना बाहर खाने का प्लान बनाकर उसने चाय बनाई और विपुल और वो बाहर बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। तभी बाबूजी और अम्मा कमरे पर आ गए। आइए बाबूजी, विपुल ने हंसकर कहा। अरे आओ अम्मा, ये अच्छा हो गया आज तुम भी आ गई बाबूजी के साथ। आज बताओ क्या लाई हो, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। अंशु ज़ोर से हंसने लगी। देखिए आंटी, आपके आने से कितना खुश हो गए, नहीं तो अभी मुंह लटका कर बैठे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह करने लगे। अम्मा डरी हुई सी और बाबूजी चुपचाप थे। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, जिससे अंशु बेखबर थी। अम्मा मैं अभी आया, कहकर विपुल रसोई में चला गया और उसने चाय चढ़ा दी। बेटा तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, अन्यथा मत लेना, बाबूजी ने अंशु से कहा। हाँ कहिए ना बाबूजी। देखो विपुल यहाँ अकेला रहता है, तुम यहाँ आती हो तो मोहल्ले वाले क्या कहते होंगे? छोटा शहर है, बात हवा की तरह उड़ती है यहाँ। सारे रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं, हमारे भी। तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो? उन्हें पता है अंकल, और उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास भी है। हाँ फिर भी समाज एक जवान लड़के लड़की को यूं आज़ादी से मिलने जुलने की मान्यता नहीं देता। वैसे भी हम और इसकी अम्मा विपुल के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। परसों हमें लड़की देखने जाना है। इट्स ओके, अंशु ने इतने धीरे से कहा जैसे शब्दों को जुबां पर जबरन ठेल कर निकालना पड़ा हो। उसके चेहरे पर भय और मलाल की पीली सी छाया उतर आई। विपुल चाय लेकर अभी अभी कमरे में आया था। अंतिम शब्द उसके कानों में पड़े और वो बुरी तरह बौखला गया। अंशु, आज से तुम यहीं रहोगी, समझी तुम? देखें कौन सा समाज हम पर उंगली उठाता है। विपुल चीख पड़ा। अम्मा रो रही थीं। बाबूजी आंखें फाड़े आश्चर्य से विपुल को तमतमाते देख रहे थे और अंशु घबराई हुई सी मौन बैठी थी। चलो, बाबूजी ने अम्मा से कहा और बाहर निकल गए। पीछे पीछे अम्मा भी चली गईं। विपुल की सांसें अब भी तेजी से चल रही थीं। वो निढाल सा बैठ गया कुर्सी पर। क्षोभ और दुख की लकीरें उसके माथे पर और गाढ़ी हो गई थीं। दिस इज़ नॉट फेयर विपुल, अंशु ने विपुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आफ्टर ऑल ही इज़ योर फादर। आई नो, बट वॉट इज़ दिस फुलिशनेस? विपुल सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। शादी करोगे?
हम शादी कर लेंगे तो आई थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं अंशु, ये सब इतना सहज नहीं जितना तुम समझ रही हो। पिछले 10 सालों से बाबूजी कान्यकुब्ज समाज के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं का लड़का इंटरकास्ट मैरिज कर लेगा तो उनकी भद्द हो जाएगी। बाबूजी को 2 बार हार्ट अटैक भी हो चुका है। अब यदि हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि नहीं बचेंगे। कुछ भी हो, आखिर वो मेरे पिता हैं। सोचो, क्या अम्मा मुझे माफ़ कर पाएंगी? इकलौते बेटे का इतना स्वार्थी होना एक क्रूरता होगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदगी भर गिल्टी फील करता रहूँगा। तुम कहो तो मैं बात करूं बाबूजी अम्मा से? अंशु ने अंतिम विकल्प सुझाया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देख सकता। तुम जाओ अपने घर, प्लीज़ लीव मी अलोन। टेक केयर, कहकर अंशु अपना पर्स लेकर चली गई। रात को विपुल ने खाना भी नहीं खाया। उसने बियर पी और हताश सा बिस्तर पर गिर पड़ा। आधी रात बीत चुकी थी। समय बीत नहीं जैसे बह रहा था। अचानक उसे लगा जैसे समय ठिठक गया हो। घड़ी की सुइयों ने घूमना बंद कर दिया हो। उसकी बनाई मूर्तियाँ उसकी ओर बढ़ रही हैं और धीरे धीरे अपनी ही बनाई मूर्तियों से घिरने लगा है। वो घबरा कर बैठ गया। मूर्तियाँ फुसफुसा रही थीं। सुनो, तुम्हें बाबूजी की बात माननी चाहिए। आखिर तुम उनके इकलौते बेटे हो, पहली मूर्ति ने कहा। उसके पीछे खड़ी अदबनी मूर्तियाँ हाँ ये सही है, हाँ ये सही है कहकर जोर जोर से सर हिलाने लगीं। अभी 3-4 मूर्तियाँ जो मेज पर रखी थीं उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया था। बोली, वो पिता है तो क्या हुआ, जिंदगी तो तुम्हारी है। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें अंशु के साथ रहना चाहिए। शी इज़ अ परफेक्ट कंपेनियन। नहीं, ये गलत निर्णय होगा, मूर्तियों के पहले समूह ने कहा। वो तुम्हारी जात बिरादरी की नहीं, तुम्हारे माँ पिता की पसंद नहीं, फिर उससे शादी करना समाज और माता पिता की तौहीन करना है। याद रखो, पूरी जिंदगी अपराध बोध में घुट घुट कर मरोगे। नहीं, ये ठीक नहीं। अब मूर्तियों का दूसरा समूह निकट आ गया। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उस पर तुम्हारे सिवा किसी का अधिकार नहीं। तुम अंशु को बुला लो और रहो। नहीं, ये गलत है, क्रूरता है, पहले समूह ने कहा। दोनों समूहों में सवाल जवाब होने लगे। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। कमरे की धुंधली रोशनी में दीवारों पर मूर्तियों के भयानक प्रतिबिंब बनने बिगड़ने लगे। विपुल बीच में बैठा था और मूर्तियां उसके चारों तरफ मंडरा रही थीं, चीख चिल्ला रही थीं। अचानक वो जोर से चीखा, जाओ तुम सब, आज से मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। क्या इसीलिए गढ़ा था मैंने तुम सबको? अब पूरे कमरे में सन्नाटों के कोलाहल के बीच मूर्तियों के अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े थे। सुंदर रंगों से रंगी मूर्तियां अब मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। 1 वर्ष बाद। सुनो, टिंकू का फेरेक्स पाउडर ख़त्म हो रहा है। बाजार जाओ तो वो भी लेते आना। विपुल की पत्नी रंजना सिर पर पल्लू डाल हाथ में सब्जी की डलिया लेकर खड़ी थी। बाबूजी बाहर के बरामदे में धूप में बैठे चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अम्मा सामने चटाई पर बैठी अपने पोते टिंकू की मालिश कर रही हैं। बाबूजी के सामने टेबल पर एक नक्शा खुला रखा है। उनके मकान का रेनोवेशन होने वाला है। घर में सब्जियों की छौंक की खुशबू फैली थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना देव शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी विरुद्ध विकल्प विच्छेद। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।